हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द स्मार्ट ऑनलाइन एकेडमी। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था दैट वाज प्रोनाउन, और हमने ये समझा था कि प्रोनाउन है क्या, हम प्रोनाउन को क्यों पढ़ते हैं। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे प्रोनाउन की काइंड्स, और सारी काइंड्स हम नहीं करने वाले। आज की वीडियो में हम सिर्फ करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी ग्रामर में क्या होते हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि जो बात कर रहा है। यहाँ पर प्रोनाउन की बात हो रही है। अब फर्स्ट पर्सन में आप अगर प्रोनाउन की एग्जांपल देखें तो एक होता है आई एंड एक होता है वी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस, हम आगे देखेंगे सब्जेक्टिव केस क्या है। तो देखिए जब हम कहते हैं ना कि आई एम कमिंग, तो मतलब कि मैं बात कर रही हूँ। जो बात कर रहा है वही कह रहा है ना कि आई एम कमिंग। या फिर मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि वी आर गोइंग, तो मतलब कि हम जा रहे हैं। तो जो बात कर रहा है, जो उस बात को कह रहा है, जो स्पीकर है, वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है, जो कि हमेशा होते हैं सब्जेक्टिव केस में आई एंड वी। इसी तरह से होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है कि जिससे बात की गई हो, यानी कि जो बात कर रहे हैं वो तो आई एंड वी हैं, जिससे बात की जा रही है वो हमेशा यू ही होगा, तो यू आपका सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो होता है कि जिसके बारे में बात की गई हो। जैसे कि अब देखिए उर्दू में भी देख लें, आप इंग्लिश में भी देख लें, हम कहते हैं ना कि वो गा रही है, तो क्या कहेंगे, शी इज़ सिंगिंग। तो यहाँ पर शी क्या है, यानी कि हम उर्दू में कहते हैं वो कर रही है, तो यानी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम जिसके बारे में बात की गई हो, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो आपका प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में आप क्या आते हैं, ही शी इट। तो इन्हीं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होने की वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन जो है ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम समझते हैं कि केसेस क्या हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एंड वी सब्जेक्टिव केस में है, तो प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं। देयर आर 3 केसेस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। अब पर्सनल प्रोनाउन जो है उसमें हमने देखा कि एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो कौन कौन से हैं, आई एंड वी। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई जैसे सब्जेक्टिव केस है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। वी सब्जेक्टिव केस है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। अब ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अब देखिए हम जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस तो मतलब आप उसको जितना लेंदी बनाएं, जितना लंबा बनाएं, उसका सिंटैक्स जो है वो मीनिंग पर डिपेंडेड होकर वो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो सकता है। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस का, एक जुमले का बुनियादी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला, ये जब आपको पहले नाउन पढ़ाया था तो तब भी समझाया था। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को जो उस काम को कर रहा है। वर्ब, वर्ब क्या होती है, वर्ब जो काम होता है उसे हम कहते हैं कि हमारी वर्ब है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जिस पर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट यानी मफूल। अब एक एग्जांपल देखते हैं। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं सेंटेंस के, फिर हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। जैसे कि एग्जांपल है, राहुल ईट्स पास्ता। तो यहाँ पर देखें जुमले का मतलब है कि राहुल पास्ता खाता है। तो पास्ता खाने का काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। तो जो काम कर रहा है वो है आपका सब्जेक्ट। तो इस जुमले में राहुल सब्जेक्ट है और इसमें काम कौन सा हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो ईट इज़ द वर्ब, जो काम है आपका, जो चीज़ मतलब की जा रही है वो है आपका वर्ब। तो यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट है और ईट वर्ब है। अब राहुल क्या चीज़ खा रहा है, पास्ता। तो पास्ता यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी जिस चीज़ को खाया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, खाने का। तो ईट वर्ब है और जिस चीज़ को खाया जा रहा है वो है पास्ता, तो पास्ता ऑब्जेक्ट है। आई होप सो आपको ये बुनियादी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा एक सेंटेंस का। अब जिस तरह से किसी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, उसी तरह से किसी सेंटेंस में प्रोनाउन जो है वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन जो है वो
नाउन को रिप्लेस करता है ताकि उस नाउन को दोबारा रिपीट ना किया जाए। मतलब बार बार हम मतलब जब भी कुछ भी बोल रहे हैं तो एक नाउन को हम अगर हमारी स्पीच में बार बार बोल रहे हैं एक ही नाम को, तो उस नाम को, उस नाउन को बार बार रिपीट ना करवाया जाए, इसीलिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो अगर नाउन सब्जेक्टिव केस में हो सकता है तो उस नाउन को हटा करके हम जो प्रोनाउन लगाएंगे वो भी हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे कि अगर हम ये सेम एग्जांपल ले लें, राहुल ईट्स पास्ता, तो इसमें राहुल नाउन है और यहाँ पर राहुल जो है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा नाउन है, लेकिन अगर मैं राहुल क्या है, किसी बॉय का नेम है, तो कोई मेल होगा कोई बॉय होगा, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही जो है वो हम यूज़ करेंगे नाउन राहुल को हटा करके, राहुल नाउन को रिप्लेस करके। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा ही ईट्स पास्ता। तो राहुल नाउन था, उसे हमने रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन ही से। तो अब यहाँ पर ये जो ही प्रोनाउन है ये है हमारा सब्जेक्टिव केस में। तो हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पर्सन की दो एग्जांपल्स कौन सी हैं प्रोनाउन की। फर्स्ट पर्सन की जो सब्जेक्टिव केस में, मतलब कि सिंपली वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह काम आ रहा है वो सब्जेक्टिव केस में है, वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह काम आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। जैसे कि ही जो है वो सब्जेक्ट की जगह काम आया, क्योंकि राहुल सब्जेक्ट था तो उसको हमने रिप्लेस करके ही लगाया, तो यहाँ पर ही सब्जेक्टिव केस में है। इसी तरह से इसी सेम जुमले में राहुल ईट्स पास्ता, इसमें पास्ता जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि पास्ता एक नाउन है, तो इस ऑब्जेक्ट को हटा करके अगर हम कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यानी जो जिस जगह पर आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में कौन से हैं, आई एंड वी। तो आई एंड वी हमेशा आपके सब्जेक्टिव केस में रहेंगे, यानी ये हमेशा एज अ सब्जेक्ट काम आएंगे। लेकिन आई एंड वी ऑब्जेक्ट की जगह जब काम आएंगे तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आई यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि अब जैसे कि मैं कहूँ मुझे पेंसिल चाहिए, तो मैं कहूँगी आई नीड पेंसिल, क्योंकि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और हमें पता है कि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है। आई खुद सब्जेक्टिव केस है, लेकिन जब मुझे ये कहना हो कि उसने मुझे बुलाया, ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँगी, शी कॉल्ड मी। पहला वाला सेंटेंस था कि मुझे पेंसिल चाहिए, उसमें भी मैंने उर्दू में वर्ड यूज़ किया मुझे, तो वहाँ पर मैं कह रही थी आई नीड पेंसिल, यानी वहाँ पर मुझे की इंग्लिश क्या हो रही थी, आई, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट था। आई सब्जेक्टिव केस में आएगा क्योंकि पेंसिल की नीड किससे है, तो जिससे पेंसिल की नीड है, जिससे पेंसिल चाहिए, वो आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, आई। तो यहाँ पर मुझे की इंग्लिश हो जाएगी आई। लेकिन जब मैंने ये सेंटेंस बोला कि उसने मुझे बुलाया, तो यहाँ पर भी उर्दू में तो वर्ड मुझे ही है। तो अब ऐसा नहीं हम कहेंगे कि शी कॉल्ड आई, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है उसने मुझे बुलाया। इस सेंटेंस में आप देखें, सबसे पहले इसकी बुनियादी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। कैसे, मतलब जो है ट्रांसलेशन पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना, बिकॉज ग्रामर इज़ अ गेम ऑफ सेंस। तो आप इसमें देखें, पहले वाले सेंटेंस में भी वर्ड मुझे यूज़ किया, मतलब उर्दू में, और दूसरे वाले सेंटेंस में भी वर्ड मुझे यूज़ हो रहा है कि उसने मुझे बुलाया। तो अब आप ये समझें कि इसमें वर्ब कौन सी है, बुलाना, कॉल। तो कॉल वर्ब है और बुला कौन रहा है, वो बुला रही। तो यहाँ पर शी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है जो बुलाने का काम कर रही है। लेकिन किसको बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, उसने मुझे बुलाया। तो यहाँ पर मुझे जो है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है हम उसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब मफूल, मतलब जिस पर वो काम हो रहा है। तो इसमें किसको बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, आएगा मी। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मी। अब यहाँ से आपकी दो बातें क्लियर होती हैं कि सबसे पहले
जो है आपको ट्रांसलेशन पर बिल्कुल भी नहीं जाना कि रट लें। मुझे का मतलब होता है आए, तो आप जहाँ पर भी उर्दू में आपको कहना हो मुझे, तो वहाँ पर बगैर सोचे समझे आई यूज़ कर लें। ऐसा नहीं करना, पहले आप सेंस को समझें। और दूसरी चीज़, जैसे मुझे की इंग्लिश आई भी है, मुझे की इंग्लिश में भी हो सकती है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये इस तरह से पता चलेगा जब आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा कि कहाँ पर जुमले में सब्जेक्ट की तरह काम आया है। जब सब्जेक्ट की तरह काम आया है, जब आपको ये चीज़ पता होगी, तभी तो आप आई यूज़ करेंगे। जब ऑब्जेक्ट की जगह काम आया है, आपको पता होगा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ये है, तो तभी आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो ये तो थे फर्स्ट पर्सन के 2 एग्जाम्पल्स। कौन कौन से? आई एंड वी, जिनका हमने ऑब्जेक्टिव केस देखा। आई का होता है मी और वी का होता है अस। जैसे कि वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है? वी, हम। तो वी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। लेकिन जैसे कि अगर इस तरह से होता कि उन्होंने हमें बुलाया, तो यहाँ पर दे कॉल्ड अस, यानी मतलब कि बुलाने का काम कौन कर रहा है? वो, दे। तो यहाँ पर दे सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन किसे बुलाया जा रहा है? हमें बुलाया जा रहा है। वहीं बात आ गई ना। देखें, जब आप मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको याद भी होंगी, और वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस के थ्रू इतनी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो यहाँ पर है कि किसको बुलाया जा रहा है? हमें बुलाया जा रहा है। तो जिस पर वो काम हो रहा है, जैसे जिसको बुलाया जा रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर अस है आपका ऑब्जेक्टिव केस में, और किसका? ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसी तरह से सेकंड पर्सन है। अच्छा, सेकंड पर्सन में हमारे पास एक ही है, यू। तो यू जो है उसका सब्जेक्टिव केस भी यू है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। जैसे कि तुमने होमवर्क कंप्लीट किया, यू कंप्लीटेड द होमवर्क। तो इसमें होमवर्क कंप्लीट करने का काम कौन कर रहा है? यू, तुम। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि जो उस काम को कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? यू। और यू कौन सा होता है? पर्सन, सेकंड पर्सन। लेकिन जब मुझे ये कहना है राहुल ने तुम्हें बुलाया, तो यहाँ पर बुलाने का काम कौन कर रहा है? राहुल। तो राहुल आपका सब्जेक्ट है, इट्स एन सब्जेक्टिव केस। लेकिन राहुल नाउन है। हम यहाँ पर प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। तो जो काम कर रहा है यहाँ पर, जैसे बुलाने का काम कौन कर रहा है? राहुल। सो राहुल इज सब्जेक्ट। अब किसे बुलाया? तुम्हें बुलाया। तो राहुल कॉल्ड यू। तो जिसको बुलाया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है? यू को, तुम्हें बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस में। देखिए, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और मतलब यू सब्जेक्टिव केस भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। दोनों ही सेम ही होते हैं, लेकिन आपको सेंटेंस देखकर फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया हुआ है और कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो गए। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन की कुछ एग्जांपल्स। अब देखिए थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, शी, इट, दे। तो अब ये सब्जेक्टिव केस में है। थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केस में मतलब ही, शी, इट जो है ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम आएंगे। तो अब इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन है तो उसका सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है। सेकंड पर्सन है तो उसका सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केसेस कौन से हैं? ही, शी, इट, दे। तो इनके ऑब्जेक्टिव केसेस भी होंगे। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ही जो है ये है सब्जेक्टिव केस में, सेंटेंस में फाइल की तरह काम आएगा। फाइल मतलब जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। इसी तरह से शी सब्जेक्टिव केस में है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। इसी तरह से इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। और दूसरा कौन सा है? दे सब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि वो मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट जाना, यहाँ पर वर्ब कौन सी है? गो। मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है? वो। तो इसकी इंग्लिश क्या है? दे। तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये तो आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि दे आपका थर्ड पर्सन है और दे जो है वो सब्जेक्टिव केस में है। लेकिन जब मैं कहूँ कि मरियम ने
उन्हें बुलाया। तो यहाँ पर बुलाने की इंग्लिश क्या है? कॉल। तो यहाँ पर कॉल वर्ब है और बुलाने का काम कौन कर रहा है? मरियम। मरियम ने बुलाया। सो मरियम इज सब्जेक्ट, कॉल इज वर्ब। मरियम ने उन्हें बुलाया। तो यहाँ पर किसको बुलाया जा रहा है? देखें, कौन बुला रहा है? मरियम। काम कौन सा हो रहा है? बुलाने का काम हो रहा है। तो मरियम सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है, लेकिन किसको बुलाया जा रहा है? उन्हें। तो यहाँ पर उन्हें जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे नहीं होगी। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट की तरह काम आया है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो हम कहेंगे मरियम कॉल्ड देम। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं प्रोनाउन का थर्ड केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस जो है, अब आपको पहले तो ये मतलब पता हो कि पजेसिव वर्ड का मतलब क्या है। जैसे कि वर्ड होता है ना पोजीशन। पोजीशन मतलब कि कोई चीज़ जो किसी और की है, या जैसे कोई चीज़ जो कि मेरी पोजीशन है, तो मतलब कि मैं उस चीज़ को ओन कर रही हूँ, मैं उस चीज़ की ऑनर हूँ। तो पोजीशन यानी जो आपको ऑनरशिप दिखाए। तो क्योंकि हम ये प्रोनाउन का पॉजिटिव केस पढ़ रहे हैं, तो यानी कि इस केस में वो प्रोनाउन होगा जो आपको ऑनरशिप दिखाएगा। कोई चीज़ किसी की है, कोई चीज़ मेरी है, कोई चीज़ आपकी है, कोई चीज़ उसकी है। सो इस तरह से मतलब कि वो प्रोनाउन जो ऑनरशिप बताएगा वो आपका होगा पॉजिटिव केस में। सो अब पॉजिटिव केस में सबसे पहले तो हम फिर दोबारा से उसी चीज़ पर जाते हैं फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस था आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस था आई का मी, वी का था अस। अब इसी तरह से फर्स्ट पर्सन का अगर हम पॉजिटिव केस देखें तो वो होता है माइन। आई का होगा माइन, आई सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका पॉजिटिव केस क्या होगा? माइन। पॉजिटिव प्रोनाउन जो है, माइन इज पॉजिटिव प्रोनाउन। वी भी फर्स्ट पर्सन है, तो वी का पॉजिटिव प्रोनाउन होगा अर्स। अब देखें, हम दोबारा से रिपीट करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस आई वी, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस मी एंड अस। फर्स्ट पर्सन में पॉजिटिव केस में आई का होगा माइन और वी का होगा अर्स। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि दिस कॉपी इज़ माइन, ये कॉपी मेरी है। अब आप सेंस समझें। देखें, दो तरीके होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं, पहला तरीका जो मैं बताने जा रही हूँ, कि वो क्रैमिंग करते हैं, रटा लगाते हैं, रट लिया माइन इज़ पॉजिटिव प्रोनाउन, माइन इज़ पॉजिटिव प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है माइन, तो आपने फ़ौरन से बता दिया कि माइन पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये तो ठीक है, रट्टे वाली बात हो गई। आपको अगर मतलब किसी भी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करें इसमें माइन वर्ड क्या है, तो आपने रटा हुआ है तो आपने टिक कर लिया, ठीक है, आपको उस वक्त तो मार्क्स मिल गए। लेकिन आपको सेंस भी तो पता होना चाहिए कि माइन किस सेंस में जो है वो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। आप सेंटेंस की जो मीनिंग है वो समझें। दिस कॉपी इज़ माइन, ये कॉपी मेरी है, मेरी है। तो ये जो वर्ड मेरी है, जिसे हम इंग्लिश में कह रहे हैं माइन, ये आपको पोजीशन बता रहा है कि वो कॉपी किसकी है। तो ये कॉपी मेरी है। सो यही वजह है कि ये एक ऐसा प्रोनाउन है, एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें पोजीशन दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ किसकी है। तो ये कॉपी को बता रहा है कि ये कॉपी मेरी है। तो ये जो मेरी वर्ड है ये आपका पॉजिटिव केस में है। अब इसी तरह से अगर हम एग्जांपल दूसरी लें कि ये वॉचेस हमारी हैं, दीज वॉचेस आर अर्स, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो वॉचेस हैं ये किससे ताल्लुक़ रखती हैं, ये वॉचेस किसकी पोजीशन है, कौन ऑन कर रहा है इन वॉचेस को। तो ये वॉचेस हमारी हैं, तो यहाँ पर हमारी की इंग्लिश हो गई अर्स। दीज वॉचेस आर अर्स। ये जो माइन और अर्स हैं ये आपके फर्स्ट पर्सन में है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के कौन से केस में? पॉजिटिव केस में। इसी तरह से यू है, जब हमने देखा था सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, तो यू सब्जेक्टिव केस भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी होगा। दोनों स्पेलिंग सेम है, लेकिन आपको सेंटेंस देकर पता करना होता है कि कहाँ पर वो कौन से केस में। अब यू का
जो पजेसिव केस है, प्रोनाउन का जो पजेसिव केस है सेकंड पर्सन का, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है तो इसका पजेसिव केस क्या होगा, योर्स। जैसे कि ये कपड़े आपके हैं, दीज क्लोथ्स आर योर्स। तो यहाँ पर जो योर्स वर्ड है ना, ये आपको पोजीशन दिखा रहा है कि ये जो कपड़े हैं ये किसके हैं, तो ये आपके हैं। समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। सो योर्स वर्ड इज द सेकंड पर्सन एंड ये जो है आपको पोजीशन दिखा रहा है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। सिमिलरली आप थर्ड पर्सन की एग्जांपल ले लें। थर्ड पर्सन में अगर हम कोई भी एक एग्जांपल देखें, जैसे कि है दे, तो दे सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कौन सा होता है, देम। लेकिन थर्ड पर्सन में इसका जो पजेसिव केस होगा वो होता है देयर्स। जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं कि ये कपड़े उनके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस का सेंस समझें कि ये बताया जा रहा है कि कोई चीज़, जैसे अब यहाँ पर सेंटेंस में कोई चीज़ से मुराद क्या, कपड़ों की बात हो रही है। तो ये कपड़े किसके हैं, उनके हैं। तो ये जो वर्ड है उनके, ये आपको ये सेंस दे रहा है कि कोई चीज़ जो है मतलब उनसे ताल्लुक़ रखती है। सो दीज क्लोथ्स आर देयर्स। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना देयर्स, ये आपका प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन का पजेसिव केस है। सो आपको प्रोनाउन के तीनों केसेस तो होपफुली समझ में आ गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है सो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पजेसिव एडजेक्टिव हमने अभी नहीं कवर किया है, लेकिन इन ब्रीफ एडजेक्टिव जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिफ़ाइन करते हैं। दे आर डिफाइनिंग वर्ड्स। तो हमेशा याद रहे कि देखें, सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझे ना, पजेसिव एडजेक्टिव तो यानी कि एडजेक्टिव जो मतलब ऐसे वर्ड्स होंगे जो किसी की पोजीशन दिखा रहे होंगे कि कोई चीज़ किसी की है। अब आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि अगर एडजेक्टिव भी पोजीशन दिखाते हैं और अगर प्रोनाउन जो है वो भी पोजीशन दिखाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि पोजीशन दिखा रहा है तो वो एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है। कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन को डिफाइन करते हैं। तो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो कि पोजीशन दिखा रहा है, जो कि मिल्कियत दिखा रहा है, अगर उसके बाद कोई नाउन आता है, लेकिन आपको प्रॉपर रूल्स भी आने चाहिए। कोई नाउन आ रहा है तो वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है तो इट्स पजेसिव प्रोनाउन। अब जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि दीज क्लोथ्स आर देयर्स, ये कपड़े उनके हैं। तो देयर्स जो है ये आपको पोजीशन दिखा रहा है, ये जो है पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन देयर्स के बाद कोई नाउन नहीं है। लेकिन इसी बात को मैं इंग्लिश में इस तरीके से भी कह सकती हूँ, दीज आर देयर क्लॉथ्स। अब देखें, देयर के बाद नाउन आया क्लोथ्स। क्लोथ्स मतलब कपड़े, तो ये तो नाउन है। क्लोथ्स जो हैं ये ग्रामर में नाउन है। तो देयर वर्ड के बाद नाउन आया क्लोथ्स। और यही चीज़ है कि जो ऐसा वर्ड जो आपको पोजीशन दिखा रहा हो, जैसे कि देयर मतलब कि उनके हैं, तो देयर वर्ड आपको पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन ये होती है कि पोजीशन तो दिखा रहा है पर एडजेक्टिव है या फिर ये प्रोनाउन है। तो देखें, इसके बाद नाउन है क्लोथ्स, देयर क्लोथ्स। तो देयर पोजीशन दिखा रहा है और बाद में किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है, मतलब आगे नाउन आ गया। तो अगर नाउन आ गया तो यहाँ पर देयर वर्ड जो है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। मतलब दोनों में डिफरेंस भी है। पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर और पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। तो अब ये आपको याद रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। जैसे कि अगर मैं फ़र्स्ट पर्सन की ही कोई एक एग्जांपल ले लूँ, तो फर्स्ट पर्सन में पजेसिव केस में क्या आ रहा था, आई का पजेसिव केस क्या था, मतलब पजेसिव प्रोनाउन कौन सा था, माइन। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव होगा माय। तो आपको ये याद रखना है कि अगर माय पजेसिव एडजेक्टिव है तो माय के बाद कोई नाउन ज़रूर आएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। ये पेंसिल्स मेरी हैं, दीज आर
माई पेंसिल्स, या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, दीज पेंसिल्स आर माइन। मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन ग्रामर में जब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में अलग कैटेगरी में जा रहा है। जब कहा दीज आर माई पेंसिल्स, तो माई के बाद वर्ड आया है नाउन पेंसिल्स, तो माई यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन जब कहा दीज पेंसिल्स आर माइन, तो यहाँ पर माइन वर्ड भी पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर माइन वर्ड जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह से बाकी जितने प्रोनाउंस हैं उनको भी इसी तरह से आपने यूज़ करना है। मतलब पजेसिव केस में प्रोनाउन है तो उसके बाद कोई नाउन नहीं होगा, और अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन लाजमी रिक्वायर्ड होगा। और ये चीज़ें फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंसेस बनाकर खुद से प्रैक्टिस करें कि कोई नाउन लाजमी आएगा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। इसी टॉपिक को लेकर एक और बहुत बड़ी मिस्टेक वो ये है कि सबसे पहले तो देखें इट वर्ड जो है वो ग्रामर में क्या है, प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम देखें तो ये प्रोनाउन है। अब ये मैंने आपको बताया कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में ये सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, इट ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, इट ही होता है। लेकिन जो इसका पजेसिव केस होता है वो ITS होगा या फिर IT'S होगा। इन दोनों में स्टूडेंट्स गड़बड़ी कर देते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक मार्क जो है वो बहुत अहमियत रखती है। तो आपको ये सारी बेसिक पॉइंट्स पता होनी चाहिए। सो ITS होगा पजेसिव केस या फिर IT'S होगा। सो देखें नाउन का जो पजेसिव केस होता है, अब नाउन के पजेसिव केस से क्या मुराद कि नाउन जो है उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी और एस लगा देते हैं तो वो हमें पोजीशन बताता है कि कोई चीज़ उसकी है। मतलब जिस नाउन के साथ हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है तो मतलब कि जो भी चीज़ है वो उस नाउन की है। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल, राहुल एक नाउन है, लेकिन जब मुझे ये कहना हो कि राहुल की पेंसिल, राहुल की वॉच, राहुल का बैग, राहुल के ग्लासेस, तो यहाँ पर राहुल वर्ड जो है इसके बाद में एपोस्ट्रॉफी एस लगा लूँगी और आगे जो भी चीज़ है राहुल की वो मेंशन कर दूँगी। जैसे कि राहुल की पेन, राहुल्स पेन, राहुल एपोस्ट्रॉफी एस और आगे पेन्स। राहुल की वॉचेस, राहुल्स वॉचेस। राहुल का बैग, राहुल्स बैग। अब यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी और एस लगाने से बनता है नाउन का पजेसिव केस। तो अब स्टूडेंट्स जो हैं इसी पॉइंट को माइंड में रखकर प्रोनाउन में गलती कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब हम इट का पजेसिव केस बनाएंगे तो हम सिंपली इट के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा लेंगे और इट एपोस्ट्रॉफी एस हमें पोजीशन बता रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। नाउन के केस में तो ठीक है, कोई भी नाउन है आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा लें तो वो हमें पोजीशन दिखा रहा है। लेकिन इट वर्ड को जब भी पोजीशन के सेंस में बताना हो तो हम उसको लिखेंगे ITS, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि IT एपोस्ट्रॉफी एस भी तो होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन IT एपोस्ट्रॉफी एस आपको कभी भी पोजीशन नहीं बताता। IT एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, उस चीज़ को कम कर देना। तो IT एपोस्ट्रॉफी एस किस चीज़ की कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है उस चीज़ को छोटा करना। तो किस चीज़ को छोटा किया गया, तो हम जो कहते हैं इट इज़, इट हैज़, इट वॉज, तो इनको स्पीकिंग में हम जो है वो इस तरह से बोलते हैं। लाइक पहले तो मैंने फुल बोला इट इज़, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट करके बोला जाता है इट्स। सो IT एपोस्ट्रॉफी एस जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है, नॉट पजेसिव फॉर्म। लेकिन पजेसिव फॉर्म होती है ITS। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नहीं की तो कैसे समझ आएगा। जैसे कि ये वाइट सी कैट है जिसकी टेल भी वाइट है। अब हमें पता है कि हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं प्रोनाउन इट। तो जब मुझे ये कहना हो कि इसकी पूँछ सफ़ेद है तो मैं कहूँगी इट्स क्यों, बिकॉज कैट इज़ एन एनिमल। कोई मेल तो नहीं है कि मैं कहूँगी हिज टेल,
हिज तो नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा। एनिमल्स के लिए इट यूज़ करेंगे। तो एनिमल्स के लिए मतलब जब मुझे ये बताना हो कि उसकी पूँछ सफ़ेद है तो मैं कहूँगी इट्स टेल इज़ वाइट। अब यहाँ पर कौन सा इट्स आएगा? IT' लिखेंगे आप लोग या फिर ITS लिखेंगे। सो जुमले का मतलब क्या है कि उसकी पूँछ, तो यानी कि जो ये टेल है ये कैट की है, कैट की पोजीशन है ऐसा समझ लें। तो जब कैट की है कोई चीज़ इट मीन्स यहाँ पर पोजीशन बताई जा रही है। और IT वाले केस में, IT से मुराद इट के केस में हम पोजीशन कैसे बताते हैं? S लगाकर। तो यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा ITS वाला, ना कि IT' वाला। IT' वाला तब होता जब हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे इट इज़ या फिर इट हैज़। तो ऐसा तो कोई सेंस नहीं आ रहा, यहाँ पर पोजीशन वाला सेंस आ रहा है। जब पोजीशन वाला सेंस आ रहा है तो ITS। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसमें बताएंगे कि इसमें ITS आएगा या फिर IT' आएगा। एंड यू विल लेट अस नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।